हाँ मित्रों, नमस्कार। आइए विनोद जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज किस बात पर बात होगी? हिंदी के अगर मैं ये कहूँ कि वे वरिष्ठतम साहित्यकार हैं जो आज जीवित हैं बिल्कुल बिल्कुल। और 15 अगस्त 2024 के दिन वे अपने 100 साल पूरे करने वाले हैं। क्या बात है विनोद जी, कोई उनके- बिरले ही होंगे कोई ऐसे कि जो एक सदी पार कर ली है जिन्होंने। जी, उनके स्वास्थ्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें। बिल्कुल और हम सबको आशीर्वाद करते रहें, संपूर्ण साहित्य जगत को आशीर्वाद करते रहें। बिल्कुल। उनका नाम तो खैर आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो वो हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र। जी हाँ, राम दरस मिश्र, जो स्वयं को मूलभूत रूप से एक कवि मानते हैं। कविता के विधा से ही उन्होंने अपनी शुरुआत की बिल्कुल। और अभी तक वो कविताएं लिखते चले आए हैं हाँ, और उसके साथ कहानियाँ और उपन्यास और संस्मरण बिल्कुल भी लिखे हैं। बिल्कुल। एक छोटे से गांव से उनका संबंध था, काशी से मैट्रिक किया, आगे चल करके हिंदी में एमए किया, पीएचडी किया। हालांकि और- मैट्रिक में फेल हुए थे विनोद जी, जी, लेकिन फिर भी आगे बढ़े, पास हुए, न सिर्फ पास हुए बल्कि प्रोफेसर तक पहुंचे। ये प्रोफेसर। बहुत बड़ी बात है। जी। और अपने एक साक्षात्कार में कहते हैं कि मेरे इस लंबी उम्र का जो राज है कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात है, महत्वाकांक्षी न होना। आज के युग में ये बात कह पाना पब्लिकली जी, बहुत बड़ी बात है। और साइकोलॉजिकली अगर आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं है तो आपके पास स्ट्रेस भी नहीं है। यस, कि बहुत सारी जो स्ट्रेस होती है वो हमारी इच्छाओं से होती है, महत्वाकांक्षाओं से होती है। मनोज जी, मजे की बात ये है कि बच्चन जी, डॉक्टर जी। हरिवंश राय बच्चन जी भी मैट्रिक में फेल हुए थे। जी हाँ, तो जो बच्चे फेल हो जाए तो चिंता न करें। चिंता न करें, बड़े साहित्यकार बन सकते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और राम दरस जी कह रहे थे कि हमें पता नहीं है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें पहले नकारात्मक दिखाती है। हाँ। और हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर चिंता करते हैं। अगर चिंता न करें तो उसका सकारात्मक पक्ष भी कुछ समय के बाद हमें दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, शोला गम के भड़कने का कोई रंज नहीं। जी जी जिंदगी आग में जल जल के निखर जाएगी। जी, बहुत। और वो कहते हैं कि मैं धीरे धीरे काम करता हूँ। हाँ, एक बहुत बड़ी ये बात बहुत कहते हैं बड़ी बात है। कि हम धीरे धीरे काम करता हूँ। सब जो धीरे धीरे काम किया जाता है बड़े संजीदगी के साथ होता है, कहते हैं। और शेर भी है उनका। हाँ, बहुत सुंदर शेर बहुत है। बढ़िया शेर है कि जहां आप पहुंचे, छलांगे लगाकर, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। क्या बात है। तो धीरे धीरे इसी तरह हमारा लिटरेरी लेंस भी धीरे धीरे चल रहा है और 200 की तरफ बढ़ रहे हैं हम भी। जी बिल्कुल, जल्दी बढ़ेंगे और आपके समक्ष अलग अलग रचनाओं पर चर्चा करेंगे आज। जी, क्योंकि रामदरस जी की 100 वर्ष के कहानी। होने जा रहे हैं, तो बस उन्हीं के साधुवाद करते हुए उनकी एक कहानी जिसका नाम है विदूषक, विदूषक। जोकर, है ना? जोकर। हाँ। विदूषक आपको हंसाता है और हंसना कोई आसान काम नहीं है। और बिल्कुल। आज की भागती दौड़ती हुई जिंदगी में हम तो हंसना ही भूल गए। बिल्कुल साहब, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना जमाने में भला मुस्कुराता कौन है। जी बिल्कुल। और रामदरस जी, और राजेश जी मैं बता दूं कि कहानी, अगर आप एक परंपरागत रूप से कहानी कहेंगे तो मुझे कहानी थोड़ा सा कहने में इसको शंका हो रही हालांकि है। उन्होंने कहा नहीं है, पर हमें ये लगता है कि संस्मरणात्मक कहानी है। हाँ, संस्मरणात्मक। जी। वे अपने गांव में जाते हैं और कहते हैं कि उनके बहुत सारे सहपाठी मित्र अभी पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ भगवान के पास चले गए, हाँ। किनका तबादला हो गया, किनका तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये टूटना जो है लोगों का, ये शुरू में भी कहते हैं और आखिरी में भी कहानी के, कि किसी न किसी स्टेज पे इंसान ऐसे टूट जाता है, तो ये बड़ा अखरता है, ये बड़ा दुखदाई है टूटना। बिल्कुल। देखिए, मौत से पहले भी बहुत सारे कारण होते हैं कि हम टूटते हैं। कभी किसी से रूठ जाते हैं, कभी किसी से संपर्क समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। कभी किसी का कोई पता नहीं चलता। हाँ। कभी हम किसी से मिल नहीं पाते या मिलने की इच्छा नहीं रखते। टूटन के बहुत सारे कारण हैं, वो लेकिन तो- कारण कोई भी हो, टूटन का परिणाम एक ही है, पीड़ा। साहब, दो बातें याद आ गई मुझे। एक डॉक्टर हनुमंत नायडू का बड़ा अच्छा शेर है इस जी मामले जी में, बिल्कुल। कि अब तो यारों से भी मिलने की नहीं आस रही, वाह। अब तो यारों से भी मिलने की नहीं आस रही, पहले दुश्मन से भी मिलने का धर्म होता था। वाह, धर्म होता था। जी, ये देखें आप, जी। जो भारतीय संस्कृति में जो धर्म, जी। इस शब्द की जो मायने है वो बहुत अधिक है। धर्म एक ड्यूटी है। और फिर टूटना, देखिए मौत का टूटना एक अलग बात है। मौत से बेली, सिंधी की लाइन है जी, कि जी। बेली मरंदो हर कोई। जी,
मास्टर चंद्र जी की। मास्टर चंद्र की लाइन है कि बेली मरंदो हर कोई पर जियरे जुदाई न थे। मरेगा तो हर कोई, हाँ। किंतु जीवित हुए हमको जुदा नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी चाहते हैं कि अपने मित्रों से मिलें और खास सहपाठियों से करके मिलें, जोगी राय जोगी से। राय से मिलें, क्योंकि उनकी छवि बड़ी अनुपम है उनके हृदय में। जोगी राय वास्तव में जोगी थे। और उनको पता चलता है कि रेलवे से वो रिटायर्ड होकर के जोगी राय अब गांव में ही सेटल हो गए हैं। और भतीजे के थ्रू वे संदेशा पहुंचाते हैं। जोगी राय कहते हैं हम आएंगे, अगर आप मिलने आएंगे, लेकिन आते ही नहीं है। 2-3 दिन तक नहीं आते। अब लेखक को बचपन के सारे किस्से याद आ जाते हैं जोगी राय के। वो हंसाया करते थे लोगों को। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा व्यापक था और बड़ा प्रैक्टिकल सेंस ऑफ ह्यूमर था। और ये 4-5 घटनाएं बड़े विस्तार के साथ हाँ। वो बताते हैं कि एक मास्टर जी इस प्रकार से अपना गर्दन हिलाते थे। गर्दन हिलाते तो जोगी राय भी गर्दन हिलाते थे, जबकि मार भी पड़ी उनको। मार भी पड़ी। लेकिन उनकी आदत जीवन भर के लिए बन गई गर्दन ले डालने की। एक बार एक मेहमान उनके घर आए थे जी। जोगी राय के, जी। और उसके गंजे सर पर वो अपना लकड़ी से वो हो सोए जाते थे। हैं। जब मेहमान जब सोए थे तो फिर उनको बहुत पनिशमेंट मिली। तो बोले मजा ही क्या है, जब तक सजा न मिले तब बिल्कुल तक मजा ही क्या यानी है। लोगों को हंसाते थे, चाहे जी। सजा मिल भी जाए। जी। तो ये हंसना हंसाना, हाँ। ये जोगी राय के व्यक्तित्व का अहम हिस्सा था। अहम हिस्सा तो जैसे वो प्रयागराज में नहला दिया है। हाँ। वो जो रामचंद्र और त्रिवेणी जी नाम थे मतलब उनके, काल्पनिक रूप हाँ, से। जी काल्पनिक रूप से। तो वो भी ऐसी अच्छी घटनाएं पढ़ने में जिनका बहुत आनंद आएगा। और तो, फिर वो गणपत राय को तो 2 घटनाएं हाँ, बाद में वो जोगी राय तो बताते हैं। हाँ बाद में की बात है। वो तो गणपत राय वो तब बताते हैं जोगी राय जी को भी एहसास होने लगा कि इस तरह का मजाक फिर वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी मजाक हो, हंसना हो, हंसाना हो, वो नॉर्मल और एबनॉर्मल में विनोद जी जैसे कहते भी हैं, जी, जी। एक कदम का ही फासला होता है। बिल्कुल, यानी आप किसी को मजाक करें और उस मजाक की वजह से किसी को पीड़ा पहुंचे, कोई जख्मी हो जाए या कोई मर जाए, जी। तो फिर वो मजाक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये बाद में जोगी राय जी ने रियलाइज किया, जब वो बड़े थे, नौकरी से आते थे, तब भी उनकी वो प्रवृत्ति कायम थी मजाक की। लेकिन फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि गणपत राय के साथ जो बाबा गणपत के साथ जो मजाक करते हैं वो थोड़ा कहीं सीमाएं वो एक बार उनको कंधे पर लांघ बिठा करके नाला पार करा रहे थे और बीच में धारा में छोड़ दिया। बिल्कुल, भरते भरते गणपत राय जी बच गए। और एक बार डाल के दोनों सिरों पर बैठे थे, एक पर गणपत राय और एक पर ये, तो अचानक ये उठ गए तो बैलेंस बिगड़ गया डाल का और गिर पड़े। वो चोटिल हो गए काफी। तो ये है कि बात है कि उससे पहले एक बड़ी अच्छी बात, मतलब ये मैं मानता हूँ कि कहानी में जो कही है उन्होंने कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, उन्होंने कहा कि क्या अगर अवसर मिलता जोगी राय को तो बड़े व्यंग्यकार नहीं हो सकते, हरिशंकर परसाई नहीं हो सकते थे। एक और हरिशंकर परसाई बन जाते। अब यहाँ पर जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है, हालांकि वो कहानी के केंद्र बिंदु में नहीं है, लेकिन रामदरस जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। The potential of the people, especially the potential of the poor people that goes waste. जी, ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि उपयुक्त मौका नहीं मिलता। गरीबी की वजह से, भाषा की वजह से कितने लोग पीछे रह जाते हैं। हर चीज़ अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में नहीं हो पाती, या पैसे की वजह से। तो कई सारा पोटेंशियल हम आसपास भी देखें तो हमें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति ये बन सकता था, ये बन सकती थी, लेकिन नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? उसके लिए कई सारे छोटे मोटे कारण जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। तो जैसे मुझे याद आता है कि थॉमस ग्रे की है एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। यस, उस पर वो एक पूरी एक आधी कविता, बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी कविता आधी कविता कहती है कि ये जो पुअर लोग हैं, हाँ, अगर ये पुअर न रहते तो इनमें से कोई कमांडर होता, कोई सैनिक होता, कोई राजा होता, कोई कलाकार होता, कोई पोएट होता। जी बिल्कुल। तो ये हमें महसूस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। गालिब ने भी कही है कि सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायां हो गए, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। बिल्कुल। और ये अवसर का न मिलना, किसी भी प्रतिभा को अवसर का न मिलना, मुझे लगता है कि अगर हम आधुनिक में एक सेक्युलर डेफिनेशन पाप और पुण्य की करें तो ये बहुत बड़ा पाप है। और इसी बात पर माइकल सैंडल जो एक राजनीतिक विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा मेरिटोक्रेसी की जो हमको बीमारी लगी है कि हर चीज़ मेरिट के हिसाब से डिसाइड होगी, इसमें कई लोग पिछड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास मेरिट नहीं है, बल्कि कई सारी चीज़ें हैं जिन पर उनका बस नहीं है। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हैं। केवल व्यक्तिगत मेरिट हम सोचते हैं कि
सबको समान अवसर मिलते हैं और अगर आप में मेरिट है तो आप आगे आएंगे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। और ख्याल रहे कि मेरिट, जैसे टैलेंट की अगर बात करें जी। वो तो सब जेनेटिक है, नेचुरल है। हाँ। किसी का बस ही नहीं है उस पर। बस कोई नहीं। बच्चा अगर एवरेज है या बिलो एवरेज है हाँ। तो उसमें बच्चे का क्या दोष भाई। वही। तो उसके लिए ये समाज, ये सिस्टम क्या अवसर पैदा करता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक सामाजिक प्रश्न है, एक राजनीतिक प्रश्न है, एक मानवीय प्रश्न है। और जिस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरह की अर्थव्यवस्था, जिस तरह का इतिहास, ऐतिहासिक शक्तियां, जिस तरह का भूगोल है, एक ही बच्चा टैलेंटेड अगर कहीं रिमोट एरिया में है तो उसको क्या मिलेगा। तो ये हमें सोचना होगा इस बात का। तो वही लेखक कहते हैं कि भाई ये जो जोगी राय थे जी। साहब, वो एक खलासी बनते हैं सिर्फ रेलवे में खलासी बनते हैं, तो बाद में मिलने आते हैं और बातचीत होती है और बताते हैं जोगी राय उनको अपनी कहानी किस तरह लेबर और खलासी बने। तो कहते हैं अच्छा चलो नौकरी तो मिली आपको, तो उससे तो कहाँ से ठीक है, छोटी सी नौकरी, सही बात है, हम सोचते हैं नौकरी मिल गई, लेकिन अगर हम देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बन पाती है उन नौकरियों से। और 5-5 बच्चे, उसमें से 4 बेटियां। अब देखिए विनोद जी, कितना भी हम बेटे बेटी की समानता की बात कर लें, वास्तविक सत्य ये है कि आज भी अगर बेटी पैदा हो जाए तो कहीं ना कहीं माता पिता के मन में एक एंजाइटी, एक चिंता बनी रहती है, कई कारणों से बनी रहती है। एक और तो आर्थिक मेन आर्थिक है कि आज भी दहेज का विकराल राक्षस मोबाइल खड़ा है। तो जोगी राय को 4 बेटियों की शादी कराते कराते सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। तो एक बेटा था संजय जो पढ़ नहीं पाया। तब ये पूछते हैं कि आपका बचपन की जो मस्ती है, जो हास्य है, जो वो अभी चला आ रहा है या कहीं छूट गया। तो वो बोलते हैं कि ये हम सबके साथ त्रासदी होती है, छूट गया। हालांकि जवानी तक भी उन्होंने कोशिश की थी कि वो बना रहे, जैसा कि कहते भी हैं डॉक्टर सुधीर कक्कड़, हमारे जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, भारत के विश्व स्तर के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, वो कहते हैं कि बचपन को किसी तरह अगर हम संजो के रख पाएँ अपने आप में, वो स्पॉन्टेनिटी, वो ह्यूमर, वो फ्रेशनेस, तब हम तो ये लेकिन खो जाता है, बिल्कुल खो गया। और कुछ लोग बना के रख सकते हैं, कुछ लोग बना के रखना चाहिए। तो जोगी राय का भी बचपन जो है वो इस तरह से खो गया, लेकिन कोशिश जो की वो, अब ये यहाँ पर विनोद जी एक और चीज़ हम यहाँ महसूस कर सकते हैं कि वो ह्यूमर, वो जो मस्ती, जो बड़प्पन की थी, मतलब जो एडल्टहुड में उन्होंने करनी चाहिए गणपत बाबा के साथ, जी। वो कहीं ना कहीं थोड़ी विकृत हो गई। बिल्कुल, वो बचपन वाली नहीं रह पाई, वो इनोसेंस चला गया, वो हानि होने लगी उससे गणपत राय को। लेकिन रियलाइज करते हैं वो, जी बिल्कुल, कि गलती हो गई, और गणपत बाबा को इस प्रकार से परेशान नहीं करूंगा आगे से। हाँ। तो लेकिन आदत कहाँ छूटती है, वो बड़ी अच्छी बात है कि और राजेश जी, इस कहानी का और एक सामाजिक संदर्भ है जी। अब जब वो खलासी होते हैं तो सैलरी बहुत कम होती है, हाँ, घर का खर्चा बड़ा मुश्किल होता है, तो ये खलासी लोग एक तरकीब निकालते हैं। हाँ, व्यापारी लोग जब सामान अपना छुड़ाने आते हैं रेलवे से, तो ये जानबूझकर खोजने का नाटक करते हैं और कहते हैं साहब सामान नहीं मिल रहा। हाँ, अब सामान नहीं मिल रहा तो 2-4 दिन लग जाएंगे, तो व्यापारी 2-4 दिन तो वेट नहीं कर सकते, नुकसान हो जाएगा। तो इनको फिर वो कुछ रिश्वत देते हैं, और जब इनको रिश्वत देते हैं, वो पैसे कुछ देते हैं, तो ये खलासी लोग सामान ढूंढ करके लाते हैं। अब मैं यहाँ एक राजेश जी, आप एक कानून के माहिर रहे हैं, आप खुद LLM है साहब, आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत अधिक है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक आदमी सरकारी जॉब में है, चाहे कैसे भी सरकारी जॉब में है, वो अगर 50-100 रुपये की रिश्वत लेता है और उसके बाद अपना काम करता है, तो ये लीगली तो अपराध है, बिल्कुल, ये रिश्वतखोरी है, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार का जस्टिफिकेशन जोगी राय देते हैं, मुझे लगता है हमें सोचना पड़ेगा कि लीगली ही सही होना कोई चीज़ ठीक है या लीगलिटी से आगे भी कोई वैधता होती है। अब यही हम साहित्यकार और मैं तो खैर पर्सनली कहूँ तो लॉयर और शायर का जो मेरा संघर्ष है वो इन्हीं बातों में आ जाता है। हाँ, पहले मैं ये कह दूँ कि ये जोगी राय कहते हैं कि देखो, ये गलत काम कोई नहीं था, अनैतिक काम कोई नहीं था, क्योंकि ये व्यापारी लोग हजारों लाखों रुपए कमाते हैं उस सामान से। हमने 2-4 पैसे उनसे ले भी लिए जीवन की सुरक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, तो कौन सा गुनाह हो गया। लेखक भी उससे सहमत होते हैं। और जैसा आपने कहा, ये कानूनी रूप से अपराध है, और मैं जानता हूं विनोद जी कि 10 रुपए रिश्वत लेने के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं जी। तो सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है। 10, 20, 25 रुपए के सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रिकॉर्ड छाने, आज भी ऑनलाइन मिल जाते हैं सारे रिकॉर्ड्स, तो ऐसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। तो ये कितना डिस्प्रपोर्शनेट चीज़ है। देखिए,
ऐसा नहीं होता है कि मान लो 25 रुपए किसी ने ले लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक उसका पीछा करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम को ये सोचना चाहिए कि मान लीजिए कोई 25 रुपए 100 रुपए, आज के डेट में 100-200 रुपए भी किसी ने ले लिए, तो सिस्टम इतना बेहुदा क्यों होना चाहिए किसी को 100 रुपए इस प्रकार से लेने पड़े? बिल्कुल सही बात है। और लेने पड़ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी है ना। अदरवाइज मुझे बताइए, जिनके पास अच्छा खासा खाने पीने को हो, आप और हम लोग क्या 100 रुपए किसी से लेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिसको लेने पड़ रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ने उनको इतना कुचला है, इतना दबाया है कि उनको 100 रुपए के लिए भी वो कि कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो। जी जी, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। तो मैं तो ये कहूँगा, हालांकि हो सकता है ये बात बड़ी अजीब सी लगे कानून के माहिरों को, मैं तो कहूँगा कि साहब 500 रुपए तक रिश्वत दी जाए तो उसको रिश्वत न माना जाए जी, उसको गिफ्ट माना जाए। मतलब 500 से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 500 से अधिक की राशि अगर टेम्प्ट करती है तो निश्चित रूप से वो रिश्वत है। हाँ, लेकिन 150 रुपए तो भाई मिठाई के होते हैं, समोसा के होते हैं, इसको कैसे रिश्वत माना जाए? लॉ में एक मैगजीम है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, लॉ डज नॉट टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ द ट्रिफल्स। तो ये छोटी मोटी चीज है। तो मैं तो कहता हूँ कि 500 को छोड़ दें, हाँ 500 तो आप लेना देना नहीं हो जाए। हाँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजेस सुन रहे हैं तो मेरी बात को कृपया ध्यान रखें। कम से कम इस तरह के मुकदमे जब सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं तो जजेस ने इससे रिजेक्ट कर देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इस पर बातचीत करने की, बरी कर दियो कोई ठीक है साहब, दिया होगा हाँ। 500 रुपए दिए होंगे, 500 कौन सी बड़ी बात है यार। और जहाँ तक आपने लीगल बात की तो एक चीज बड़ी सलमान अख्तर साहब ने कही थी, डॉक्टर सलमान अख्तर, वो भी विश्व स्तर के मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने कहा कई तरह के सत्य होते हैं, उनमें से एक है लीगल ट्रुथ। जी जी, लीगल ट्रुथ वो है जो लीगली आप प्रूव, उसमें भी दो है। एक तो लॉ में रियली ट्रुथ क्या है, लॉ में भाई रिश्वतखोरी जो है वो गुनाह है, ये ट्रुथ है, जो आप साबित कर सकते हैं वो भी लीगल ट्रुथ है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द ट्रुथ्स, वी शुड लिव होलिस्टिकली। तो लीगल ट्रुथ बस एक 7-8 सत्यों में से एक सत्य है लीगल ट्रुथ। अब मुझे बताइए कि जो ये जोगी राय है, गरीब आदमी है जी, पैसे लेते हैं, हाँ। तो ही इज कंपेल्ड बाय हिज डायर पॉवर्टी। तो ये गरीबी, क्या गरीबी ये सामाजिक अन्याय नहीं है? सामाजिक बीमारी है। अच्छा, दूसरा एक सामाजिक पक्ष, छोटा सा पक्ष इस कहानी का और भी है। संजय जो बेटा है उनका, वो सबसे बड़ा था, उसके बाद 4 बेटियां थी जी। लेकिन संजय को अपने साथ वो नहीं रख पाए, जो कि सर्विस करते थे रेलवे में। क्यों? कि उनकी पत्नी गांव में रहती थी, 4 बेटियां गांव में रहती थी, तो उन 5 महिलाओं को अकेला किस तरह छोड़ा जाए? पुरुष नाम का कोई प्राणी तो होना चाहिए वहां। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज भी भारतीय समाज में नारियों का अकेला रहना कितना मुश्किल हो सकता है। अब कह लें जो भी कह लें, आजकल की आधुनिक नारियां और आधुनिक पुरुष जो भी कह लें कि नहीं ये सब बकवास है, पर वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं 2012 में किस तरह निर्भया कांड हुआ। रात के 9-9:30 बजे एक बस में चढ़ती है लड़की, और दिल्ली में जब ये हो सकता दिल्ली है, जैसे शहर में रात के 9:30 बजे जब ऐसा हो सकता है सामूहिक बलात्कार, तो और कहीं क्या नहीं हो सकता। तो बिल्कुल, तो जो सामाजिक सत्य है किसी हर एक समाज के, हर एक देश के, हर एक भौगोलिक स्थान के अपने सामाजिक सांस्कृतिक सत्य है, उसे हम झुटला करके केवल अमेरिकन ट्रुथ को अगर मानने लगेंगे तो सबसे बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल, अमेरिकन ट्रुथ, सही बात कही। अमेरिकन ट्रुथ है, बहुत सारे मैं बोलता हूँ कि अमेरिकन ट्रुथ है। यस, बिल्कुल। तो ये सब करते हुए हमारा विदूषक जो है, मतलब हमारे जो जोगी राय हैं, उनके कहीं ना कहीं हंसी खुशी खो गई। और बाद में जो हुआ विनोद जी इस कहानी में, वो तो बड़ा मार्मिक और इस कहानी को चरम बिंदु पर ले जाने वाली जो घटना हुई, तो जोगी राय को लगता है कि उसके संजय, उसका बेटा निकम्मा है, शायद कुछ नहीं कर पाएगा। और बताते बताते वो गमगीन हो जाते हैं, तो समझ नहीं पाते क्या। पूछते हैं फिर लेखक, संजय आजकल कहाँ है, क्या करता है? ये तो आपने बता दिया, बाकी सब तो बता नहीं पाते, रुलाई छूट जाती है उनकी। उनका भतीजा ही बताता है फिर लेखक का कि संजय अब नहीं है इस दुनिया में। और क्यों नहीं है? कि होली के दिन किसी ने आग लगा दी गणपत बाबा के घर में, और उनका पोता उस आग में फंस गया। उसको बचाने के लिए संजय कूद पड़े और उनको तो बचा लिया, पर खुद नहीं बच पाए। अब यहाँ एक ऐसा हुआ कि संजय, गणपत बाबा को जोगी राय ने तो तकलीफ दी थी, मजाक मजाक में उनकी जान तक ले ली थी, लेकिन संजय जो कि निकम्मा समझा जाता था, हाँ। वो अपनी जान पर खेल गया और गणपत बाबा के पोते को बचा लाया। मरते मरते भी जोगी राय अपने पिताजी का सर ऊंचा कर गया। इससे हम देखें कि हम जो योग्यता के जो हमारे पैमाने हैं, बड़े बड़े फाल्टी है साहब, बिल्कुल फालतू है, मैं तो कहूँगा पार्टी और फालतू है। जी जी बिल्कुल जी। और ये आपको याद दिलाएगा, नीरजा थी एक एयर होस्टेस जिन पर फिल्म भी बनी है जी, नीरजा, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। और ये अजीब बात है, मैं थोड़ा भड़क रहा हूँ, लेकिन जब हम किसी महिला की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं,
तो हम जनरली एक वचन में करते हैं, जबकि जिन्होंने कहना चाहिए। इसकी जगह कोई पुरुष होता तो हम बिल्कुल जिन्होंने कहते, और नीरजा जिसने जान बचाई ऐसा कहते हैं, ये भी गलत बात है। अब वो एक भाषा की परिपाटी है। हाँ, तो मैं कहूँगा नीरजा जिन्होंने जान बचाई। जब ये हुआ था, हाईजैक हुआ था, इंडियन एयरलाइंस का विमान था, पाकिस्तान में गया था, कराची में, शायद कराची एयरपोर्ट पे, और आतंकवादियों ने फिर हमला कर दिया और नीरजा उसी हमले में मारी गई। नहीं, वो तो कंधार वाला ना, नहीं कंधार वाला कंधार नहीं। वाला। ये अलग हाईजैकिंग था, ये पाकिस्तान में था, वहाँ पे पाकिस्तान ले जाया गया था, और नीरजा ने कई लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि आतंकवादियों ने धमकी दे दी थी, और फिर आतंकवादियों ने नीरजा को उसी समय ऑन द स्पॉट मार डाला था। तो नीरजा को भी पहले काफ़ी सामना करना पड़ा, उसके शायद मैके या ससुराल में भी उसको अयोग्य माना जाता था, निकम्मी माना जाता था, और एयर हॉस्टेस बनी तो वो भी पसंद नहीं किया गया। तो ये सब सारी चीज़ें, योग्यता के हमारे पैमाने बड़े ख़राब हैं। क्या किसी के दिल में अगर डिग्री ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे मैं कहता हूँ जी, इंसानियत का जज्बा अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे संजय है जी, इस कहानी में, या नीरजा है, हाँ, तो जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जिनके पास बहुत सारी दौलत है, क्या उनसे ये लोग कम हैं किसी तरीके से? लेकिन हमने केवल पैसे को योग्यता का आजकल पैमाना मान लिया है। एवरीथिंग हैज़ बीन शेमलेसली और एक मोनेटाइज्ड। अफ्रीकन फिलोसोफर है जीजैक, जी, जीजैक, जो बहुत बुरे तरीके से इस कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करता है और बोलता है इसको अगर हम ना भी बदल पाए, हम एक मंत्र स्वीकार करते हैं, आई विल नॉट प्रेफर टू बी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं। अब उसके बाद जो अंतिम बात है इस कहानी में बड़ी रचनात्मक है। वो कहते हैं इस गांव में होली खेलना बंद कर दिया गया है, उसकी छूत छुटाते हैं, कुछ तो भी ऐसी बात कही है लेखक ने। लेकिन हाँ। अब आप आए हैं तो हम होली ज़रूर खेलेंगे, सम्मति इकट्ठी करेंगे, गीत गाएंगे। वो जोगिया गीत गाते हैं, लेखक भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, और वही पुराना जोगी राय फिर से पुनर्जीवित होता है। अब उसके दुख से उल्लास फूटता है, या उल्लास से दुख फूटता है। इस बिंदु पर आके ये कहानी समाप्त हो जाती है। एक और बात कि जोगी राय जैसे हंसता खेलता हुआ लड़का हो, और समय खेलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत शुरू में होता है। कहते हैं कि उनके साथ समय खेलता हुआ प्रतीत बिल्कुल, होता है। और ऐसा जो हंसने वाला इंसान हो, जी। और उसकी जिंदगी में इस प्रकार की पीड़ा आ जाए, इस प्रकार की त्रासदी आ जाए, तो लेखक कुछ न कहते हुए भी सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बहुत बड़ा सवाल है, और शायद कुछ लेखकों को हिंदी में उतनी रिकॉग्निशन जिसको कहेंगे वो नहीं मिल पाई है। उनमें से ही एक हमारे रामदरस जी, या मैं ये कहूँ कि देर से मिल पाई है। हाँ जी। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान मिला, मिला है। पुरस्कार मिला, बिल्कुल। और भी पुरस्कार मिले हैं। बिल्कुल। और इनका पानी की प्राचीर और एक टूटता हुआ जल, ये उपन्यास हैं। बहुत चर्चित उपन्यास हैं। तो इतनी लंबे समय से वो लिखते चले आ रहे हैं, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ देखा है, अनुभव से लिखा है। आप भी जरूर रामदरस मिश्र को पढ़ें। बिल्कुल पढ़ें। तो दोस्तों, बस आज अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।